हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। लास्ट लाइव क्लास में हमने डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पेजेस बाय पेजेस दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप बाद में पेपर के टाइम में भी इसको रिवाइज़ कर सकें। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी इस वीडियो पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी तक मेरी ये वीडियो पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर है हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस। जरा इसके पैसेज को देख लेते हैं पहले एक बार। ये कह रहा है कि द यूएनओ वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The organization was set up through the signing of the United Nations Charter by 51 states. It tried to achieve what the League could not between the two world wars. The UN's objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among the states. It was founded with the hope that it would act to stop the conflicts between states accelerating into the war, and if war broke out, to limit the extent of hostilities. Furthermore, since conflicts often arise from the lack of social and economical development, the UNO was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. ये केस स्टडी में आपको ये पैसेज दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि डैश वाज द फाउंडेड एज द सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन। कौन सी संस्था जो है लीग ऑफ नेशन की जगह इस्टेब्लिश हुई थी? ए है यूनेस्को, बी द यूएन, सी द यूएसए एंड डी द यूएसएसआर। तो आपको अभी आपने पैसेज के अंदर पढ़ा केस बेस्ड स्टडी में कि यूएन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर लीग ऑफ नेशन की जगह पर। नेक्स्ट है द यूएन वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। यूएन कब इस्टेब्लिश हुआ था? ए 1942, बी 1946, सी 1945, डी 1940। तो आपको पता है कि 1940 में जो है ये 45 में इस्टेब्लिश हुआ था, सो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द यूएन्स ऑब्जेक्टिव इज ए टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड to facilitate cooperation among states, B to start wars, C to create war-like situation and D to encourage conflicts. तो UN का ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं कि टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स। ये तो केस बेस्ड स्टडी में अभी पैसेज के अंदर भी लाइनें आई थी, तो यही इसका सही आंसर है ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट साइन टू सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन। कितने स्टेटों ने साइन किया था यूएनओ को इस्टेब्लिश करने के लिए? ए 50, बी 45, सी 51, डी 52। तो 51 स्टेट्स ने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए साइन किया था इसके चार्टर पर। ये भी अभी हमने पैसेज के अंदर पढ़ा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि केस बेस्ड स्टडी में जितने भी पैसेज आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपको उन्हीं पैसेज के अंदर मिल जाते हैं, कई आंसर उसी से मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जिस समय रीडिंग टाइम आप लोगों को मिलता है 20 मिनट्स का, उस समय आप उसका यूटिलाइज़ करें और ये चीज़ें पढ़कर रखें, पेंसिल से उसको पॉइंट आउट कर लें कि उसका सही आंसर कौन सा है। तो इससे इजी होगा, आपका टाइम बचेगा। तो 51 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाउ डू ऑफन कन्फ्लिक्ट्स अराइज। किस तरह से ज़्यादातर जो है कन्फ्लिक्ट्स ऊपर उठते हैं? ए लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बी लैक ऑफ कल्चर, सी लैक ऑफ नॉलेज एंड डी लैक ऑफ फेथ। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। IMF, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज दीज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। द IMF हैज़ 189 मेंबर्स कंट्रीज एज ऑन 12 अप्रैल 2016। 2016 के अकॉर्डिंग जो है IMF में 189 मेंबर्स थे, बट दे डू नॉट एंजॉय एन equal say. The top 10 countries have more than 52
परसेंट ऑफ वोट्स दे आर द G8 मेंबर्स, यानी जो बड़ी कंट्रियां हैं, टॉप 10 कंट्रियां हैं, उनको 52% की वोटिंग पावर है, जिनमें G8 के मेंबर्स हैं। G8 क्या है? ये 8 कंट्रियां हैं जिन्हें हम G8 के नाम से जानते हैं, जिसमें द US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, द UK, इटली, कनाडा एंड रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। द US alone has 16.54% वोटिंग राइट्स, यानी अकेले US को 16.54% वोटिंग पावर मिली हुई है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं केस बेस्ड स्टडी के। पहला है व्हाट इज़ IMF? IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। वैसे तो यही लाइन है, अभी आपने देखा स्टूडेंट्स की, ये पहली ही लाइन थी हमारे केस स्टडी की, यानी पैसेज की। खैर बी पार्ट भी पढ़ लेते हैं। इंडियन मेकिंग फॉर्म is an international organization that it oversees those financial institutions and regulations that act at the international level. And C, international marking fees is an international organization that it oversees those financial institutions and regulations that act at the international level. D है international monetary fund is a international organization that it oversees those financial institutions and regulations that act at the international level. तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फर्स्ट पार्ट ही इसका बिल्कुल ठीक आंसर था कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राइट अबाउट द मेंबरशिप एंड वोटिंग प्रोसीजर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बता रहा है ये बताना है हमें। फर्स्ट है ए, द IMF हैज़ 189 मेंबर कंट्रीज बट दे डू नॉट इंजॉय एन इक्वल सी। द US alone हैज़ 16.54% वोटिंग राइट्स। ए। बी है द IMF हैज़ 189 मेंबर कंट्रीज बट दे आर इंजॉइंग इक्वल राइट्स, यानी 189 मेंबर्स हैं और सभी को बराबर के राइट्स हैं इसके अंदर, ये कह रहा है। थर्ड है द US alone has 16.54% voting rights because it is the permanent member country in the Security Council. और लास्ट है डी, नन। तो जैसा कि अभी हमने पैसेज के अंदर पढ़ा था उसमें बताया गया था कि द IMF has 189 कंट्री मेंबर्स एंड बट दे डू नॉट enjoy एन इक्वल से, और साथ में ये भी उसी लाइनों में आया था कि अकेले US को 16.54% की वोटिंग पावर है, तो इसीलिए ए आंसर हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई हैज़ द US alone held 16.54% वोटिंग राइट्स? अकेले US को 16.54% वोटिंग राइट्स क्यों दिए गए हैं? ए, द US alone has 16.54% voting rights because it is the poorest country. The US providing less amount for its funding. ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि पोरेस्ट कंट्री नहीं है पहले तो, और सबसे कम अमाउंट भी नहीं देता बल्कि सबसे ज़्यादा देता है। बी, द US alone has 16.54% वोटिंग राइट्स बिकॉज इट इज़ द रिचेस्ट मेंबर कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द US प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफ इट्स फंडिंग। ये बिल्कुल ठीक है वैसे, लेकिन बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं एक बार। सी है द US alone has 16.54 वोटिंग परसेंटेज राइट्स बिकॉज इट इज़ द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। एंड डी है द US alone has 16.54% वोटिंग राइट्स बिकॉज इट इज़ द परमानेंट मेंबर कंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो बी आंसर इसका डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक था। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग G8 मेंबर कंट्रीज? इनमें से कौन से G8 के मेंबर कंट्री हैं? तो अभी मैंने आपको पैसेज के अंदर ऊपर ही बताया था 8 कंट्रियों के नाम, तो ध्यान से आप मैच करेंगे इसे कि कौन सा सही बैठता है। ए, US, जापान, इंडिया, रशिया, नेपाल, जर्मनी। बी, US, जर्मनी, जापान, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा, रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। सी, US, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, कनाडा, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। एंड डी, US, जापान, नीदरलैंड, भूटान, अफगानिस्तान, इटली एंड इराक। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा, ऊपर पढ़ा था कि G8 में जो 8 कंट्रियां हैं उसमें US, जर्मनी, जापान,
फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। ये 8 कंट्रियां हैं जो G8 के मेंबर हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ द वोटिंग परसेंटेज ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज। ये भी ऊपर पैसेज में मेंशन था कि कितनी % वोटिंग पावर है परमानेंट कंट्रियों को, जो 10 रिचेस्ट कंट्रियां हैं, इसकी बड़ी कंट्रियां हैं। A 65%, B 75%, C 85%, D 52%। तो टॉप 10 कंट्रियों को अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि 52% की वोटिंग पावर है, तो इसीलिए D ऑप्शन जो है ठीक होगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैव, UN की सिक्योरिटी काउंसिल में डैश परमानेंट मेंबर्स हैं एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ए ऑप्शन देखते हैं 10 परमानेंट एंड 15 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़, यानी 10 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं, 15 नॉन परमानेंट हैं। बी कह रहा है कि 10 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 10 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सी 10 परमानेंट एंड 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, और डी 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि UN के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, अमेरिका और रशिया है, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड अमेरिका, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। जबकि 10 मेंबर्स का सिलेक्शन जो है 2 ईयर्स के लिए होता है और हर 2 ईयर्स के बाद वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज, डी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज़, यानी UN के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? ए बान की मून, बी कोफी अनान, सी एंटोनियो गुटरेस और डी यू थनात। तो यू थनात जो है एट प्रेजेंट के हैं, इससे पहले एंटोनियो गुटरेस थे, लेकिन एट प्रेजेंट में यू थनात जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं UN के। नेक्स्ट, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ UN इज़, UNO की जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ए टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, बी इट इज़ द मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, सी टू एनकरेज कन्फ्लिक्ट्स और डी नन। यानी पहले नंबर पे कह रहा है ए में टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका काम है, ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, इट इज़ द मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया को फाइनेंस देने का काम करता है। सी टू एनकरेज कन्फ्लिक्ट्स, ये विवादों को बढ़ाता है, या डी नन, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ए है, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में बताया भी था कि UN जो है वो इस्टेब्लिश इसीलिए हुआ था कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको दूर किया जाए और 3rd वर्ल्ड वार के खतरे को दुनिया से दूर किया जाए। तो इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा है वो रहा है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज़, जनरल असेंबली में जो टोटल मेंबर्स हैं वो टोटल कितने हैं, यानी कितनी कंट्रियां जो है मेंबर हैं जनरल असेंबली की UNO के। ए 191, बी 195, सी 193 और डी 197। तो आपको पता होना चाहिए कि 193 जो है एट प्रेजेंट में UN के जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी इन विच ईयर पूछ रहा है ये। तो ए 1994, बी 1995, सी 1996 और डी 1997। आप लोगों को याद रखना है कि ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995, इसलिए बी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट, चेक विच इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ UN की एजेंसी कौन सी नहीं है इनमें से, ये पूछ रहा है। ए इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, बी UNDP, सी IMF और डी ILO। तो ए यानी ये जो एजेंसी है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये इसका पार्ट नहीं है, ये एक WHO का अंग है, लेकिन ये डायरेक्ट एजेंसी नहीं है इसकी। तो ए पार्ट इसका यानी ए सेक्शन सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ UN इन, भारत UNO का मेंबर कब बना था? ए 1995, बी 1947, सी
1950 और डी 1962। तो 1945 में ही इंडिया जो है इसका मेंबर बन गया था, जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, क्योंकि ब्रिटेन ने भी इसके चार्टर पर साइन किया था, तो उसी के साथ साथ इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका था। तो इसलिए ए पार्ट जो है वो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के लिए बनाया गया है। ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, डी UNHCR और डी UNHRC। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ जो है दुनिया भर में जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको सही एजुकेशन दिलाना, उनको सही भोजन दिलाना, खाना दिलाना और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दिलाना लाइफ के लिए, वो जो है इसका मेन मोटिव रहा है यूनिसेफ का। दैट्स वाई कि 8th का आंसर जो है बी होगा। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। द ऑफिस ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल असेंबली। जो UN सेक्रेटरी जनरल का जो असेंबली का ऑफिस है वो कहाँ पर है। ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन DC और सी सैन फ्रांसिस्को और डी ज्यूरिच। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली का हेड ऑफिस है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस इससे रिलेटेड आती रहेगी वो आप सभी तक पहुंचती रहे। और अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेंटली इन 2016 UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर, यानी 2016 में टोटल कितने पीस कीपिंग ऑपरेशन किए हैं UN ने। ए 15, बी 14, सी 17 और डी 16। तो 16 टोटल जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन हुए हैं UN के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इन सभी देशों में से किसे वीटो पावर है UN के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सुरक्षा परिषद के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको लाइव क्लास के अंदर भी, वैसे भी आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर पढ़ा होगा कि जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रियां हैं उन सभी 5 परमानेंट मेंबर कंट्रियों को वीटो पावर मिली हुई है UN के अंदर। और वो 5 मेंबर कंट्रियां मैंने अभी आप लोगों को बताया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और रशिया, ये 5 हैं। तो इंडिया क्योंकि परमानेंट मेंबर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आंसर को सिलेक्ट करते समय अगर आपको उसका आंसर नहीं भी पता है तो लॉजिक ज़रूर लगाते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसकी डिमांड चल रही थी। पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है परमानेंट, और ब्राज़ील भी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, तो बच गया अमेरिका। अमेरिका ही इसका परमानेंट मेंबर है जिसे वीटो पावर मिली हुई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट सेव इट फ्रॉम द हेल। हु मेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि UNO जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो इसलिए नहीं बना है कि इंसानियत को स्वर्ग तक लेकर जाया जाए, बल्कि इसे नर्क में जाने से बचाया जाए। ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी कोफी अन्नान, सी बान की मून, डी डैग हैमर्सजोल्ड। तो डैग हैमर्सजोल्ड ने दी थी ये स्टेटमेंट UN के बारे में, ये ध्यान रखेंगे आप। डी ऑप्शन इसका ठीक है। अब एक्सप्लेन IAEA। IAEA का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टर्म 1 के अंदर। तो इसको देखते हैं जरा, ऑप्शंस क्या हैं। ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एक्ट, बी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एकॉर्ड, सी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और डी इंटरनेशनल एटॉमिक ईस्टर्न एजेंसी। तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो इसका सही आंसर है, इसकी फुल फॉर्म यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नॉन एज द, यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ए सुप्रीम कोर्ट, बी वर्ल्ड कोर्ट, सी क्रिमिनल कोर्ट और डी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो
डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये दो देशों के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी विवाद हैं, उनका निपटारा करने के लिए और ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उन सभी का निपटारा करने के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए इसे हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका ठीक है। अब है द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इज डैश, यानी इनमें से किस देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स का? ए रशिया, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी यूएस। तो यूएस में जो है ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? ये तो आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में भी सुना होगा एनजीओ के बारे में। एनजीओ कई लोगों की एनजीओ काम करती है आस पड़ोस के अंदर, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सोशल वर्क से रिलेटेड हो, लोगों को सोशल जस्टिस दिलाने की बात हो, इन सभी में एनजीओ काम करते हैं। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। ए नॉन गैजेटेड ऑफिसर, बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी नेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और डी नन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कहलाता है, यानी बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल ऑफ परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज, इंडिया को जो परमानेंट मेंबरशिप दिलाने की बात चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस बात की है? ए कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंडिया न्यूक्लियर पावर है, बी लोकेटेड इन एशिया, ये एशिया में है, सी इंडियाज मेंबरशिप इन यूएन, कि इंडिया ने यूएन की मेंबरशिप ली हुई है, या डी इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। तो क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है और यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल है कि डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल इंडिया है, जहाँ पर विविधता में एकता देखने को मिलती है। कई जाति, कई धर्म, कई वर्ण के लोग इंडिया में मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर किसी तरह की कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं आती, सरकारों के गिरने या किसी तरह के सांप्रदायिक दंगों की बातें नहीं आती। तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो ये इसका सही आंसर है 17 का। 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं? ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। टोटल 15 जजेस हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर, और ये 15 जज जो है वो होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसलिए ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? इनमें से कौन सा देश यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है? परमानेंट मेंबर के नाम अभी भी मैंने पीछे आप लोगों को बताए डियर स्टूडेंट्स कि 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब यहाँ पर लॉजिक आपको यही लगाना है कि रशिया इसका परमानेंट मेंबर है, चाइना इसका परमानेंट मेंबर है, फ्रांस इसका स्टार्टिंग से परमानेंट मेंबर है। इंडिया का प्रपोज़ल चल रहा है, इंडिया को बनाने का एक प्रपोज़ल जो है रखा गया है यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर। तो इसका सही आंसर बी होगा कि इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन इज़ कॉल्ड, यानी यूएस का जो हाईएस्ट फंक्शनरी है उसे क्या कहते हैं? ए जनरल असेंबली, बी सेक्रेटरीट, सी सिक्योरिटी काउंसिल और डी नन। तो सेक्रेटरीट जो है वो इसका सबसे हाईएस्ट फंक्शनरी है। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग को मैच करना है। ए है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ओवरसीज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इसके सामने दिया हुआ है। दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके आगे है रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तीसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लुक्स इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज। और डी है सिक्योरिटी काउंसिल सेफ्टी एंड पीस यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। फिफ्थ है यूएन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, तो रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन among member countries। सिक्स्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग एमरजेंसीज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके आगे है फैसिलिटेट्स फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज।
तो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का एफ, फिफ्थ का ई, सिक्स्थ का ए, सेवन्थ का जी, ये इसका कॉम्बिनेशन दे रहा है पहला। दूसरा आंसर हमारा ठीक है, डायरेक्ट उसी को देख लेते हैं। फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का एफ और सिक्स्थ का जी, सेवन्थ का ए, ये वाला कॉम्बिनेशन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो अबाउट द वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है, वो बतानी है। ए, ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पोसेस द वीटो पावर, बिल्कुल करेक्ट है कि जो परमानेंट मेंबर हैं उन्हीं को वीटो पावर मिला हुआ है। बी, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, ये नेगेटिव वोटिंग पावर है, बिल्कुल ठीक है। अगेंस्ट में जब किसी परमानेंट मेंबर को जाना होता है किसी डिसीजन के, उस कंडीशन में ही इसे लागू किया जाता है। सी, द सेक्रेटरी जनरल यूजेज दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन। सेक्रेटरी जनरल जो है वो वीटो पावर का यूज़ करता है जब वो किसी बात से सेटिस्फाइड ना हो, बिल्कुल गलत है, यानी रॉन्ग। और डी है, वन वीटो कैन स्टॉल अ सिक्योरिटी काउंसिल रिसोल्यूशन, यानी ये जो है किसी भी मामले में रोक लगा सकता है, बिल्कुल ठीक है, इसी के लिए नेगेटिव वोटिंग पावर दी गई है, तो ये लास्ट वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूएन, यूएन के कितने कंट्रियां मेंबर हैं, पहले भी अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन। ए 188, बी 190, सी 192 और डी 193 टोटल हैं इसमें। अब आते हैं व्हाट इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से ज़रूर समझ लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए टर्म 1 के अंदर अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो। ए, इट इज़ एन एनजीओ, ये एक एनजीओ है यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल फॉर्म, इंटरनेशनल फॉर्म है ये। बी, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है वैसे। सी, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। और डी नन, इनमें से कोई सा नहीं। तो ए बिल्कुल ठीक आंसर है इसका प्यारे बच्चों कि इट इज़ एन एनजीओ, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है कि करेक्ट एंड री राइट द स्टेटमेंट, करेक्ट करके लिखना है स्टेटमेंट को। ये ऑप्शन में भी हो सकता है आपके पास, वहाँ पर ABCD में सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन की जगह डायरेक्ट किया हुआ है। द UN Security Council has 7 permanent members. A majority of the permanent members can veto any decision of the Security Council. गलत है ये स्टेटमेंट, इसको सही करके हम लिखेंगे तो हम कहेंगे द UN Security Council has 5 permanent members. Any one out of these permanent members can veto any decision of Security Council. इसके टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं और इन 5 परमानेंट मेंबरों में से कोई भी किसी भी डिसीजन पर, सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी डिसीजन पर वीटो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हु हैज़ अ राइट टू वोट इन UN, UN के अंदर किसको वोटिंग पावर है? तो ए, ईच मेंबर नेशन ऑफ UN, जो UN के मेंबर कंट्रियां हैं उनको। ओनली 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़, केवल 5 मेंबर कंट्रियों को है। ओनली नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़, यानी जो परमानेंट मेंबर नहीं है उनको सिर्फ वोटिंग पावर है, या डी नन। तो जितने भी मेंबर कंट्रियां हैं UN की, सभी को अपने वोट देने का अधिकार है, वोटिंग पावर मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। द UN एजेंसी कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ए, द UN कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। बी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सी, UN सिक्योरिटी सेफगार्ड कमेटी और डी नन। तो आपको अभी ऊपर भी पढ़ा हमने कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो UN की कंसर्न्ड एजेंसी है सेफ्टी और पीसफुल यूज़ के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग oversees those financial institutions and regulation that act at the international level। ये लाइनें हमने अभी केस स्टडी में पढ़ी थी जब हम IMF के बारे में पढ़ रहे थे। अब जरा इसके ऑप्शन देख लें। ए, WTO, बी, IAEA, सी, IMF और डी, WHO। तो IMF का ये काम है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मॉनेटरी फंड के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशनों को
रेगुलेट कराना, यानी उनको लागू करवाना सभी देशों के बीच, उसके बारे में बताना। 29th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेशन फॉर बिकमिंग अ न्यू मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? इनमें से कौन सा सजेशन है नया मेंबर बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का? ए, मेजर इकोनॉमिक पावर, बी, ए मेजर मिलिट्री पावर, सी, अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, और डी, ऑल द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट मेंबर जो बनता है सिक्योरिटी काउंसिल का, या सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए भी वो मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मिलिट्री पावर भी होना चाहिए, यूएन के बजट में योगदान देने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए ऑल द अबव इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है, नेम एनी 2 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन हु आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 2 देशों के नाम बताने हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ए, इंडिया एंड ब्राज़ील, बी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, सी, सिंगापुर एंड मलेशिया, डी, अंडमान एंड लक्षद्वीप। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी यूरोपियन यूनियन वाले चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं ये दोनों यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं और ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं। तो इसीलिए बी आंसर इसका ठीक होगा। अब जरा पिक्चर बेस्ड देख लेते हैं, जिसके लिए स्पेशली हमने वीडियो बनाई कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। दारफुर ये दिया हुआ एक पिक्चर से दिखी हुई है जिसमें एक लेडी है जिसने पीछे अपने बच्चे को बांधा हुआ है, हाथ में कटोरी टाइप है कुछ। इधर कैजुअलिटीज़ दिखाई दे रही है, किसी को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ 2 लोग। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द पिक्चर शो। एक बार फिर से पिक्चर को देख लें आप लोग। इस तरह की पिक्चर है ये, जिसमें कुछ अंधेरा सा दिख रहा है, लेडी है जिसके पीठ पर बच्चा है, हाथ में कटोरी टाइप है कुछ, और 2 लोग एक कैजुअलिटी को लेकर जा रहे हैं। कोई यहाँ पर रोता हुआ साइड में दिखाई दे रहा है। अभी कह रहा व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द पिक्चर शो, किस तरह के क्राइसिस को शो करता है पिक्चर जो है। ए, द यूएन सिक्योरिटी जर्नल, सेक्रेटरी जनरल को दिखाता है। बी, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, एक्सेप्टेंस को। या सी, स्टारवेशन, जेनोसाइड और हॉरर को दिखाता है। और डी, नन। तो ये स्टारवेशन को भी दिखाता है, जेनोसाइड को भी दिखाता है और हॉरर को भी दिखाता है। तो इसलिए सी आंसर होगा इसका सही। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, पिक्चर स्टडी की तरफ। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस तरफ देख सकते हैं आप कि आग जलता हुआ दिखाई दे रहा है, यूएन का झंडा भी दिख रहा है। इधर एक आदमी जो है रिंग के अंदर दिखाई दे रहा है, जाला टाइप है और उसके अंदर वो शेप दिखाई दे रहा है। अब पूछ रहा है कि व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को दर्शाता है ये पिक्चर जो है। ह्यूमैनिटेरियन वॉर, एक ह्यूमैनिटेरियन वॉर को दिखाता है। या बी, द मूवमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स की जो मूवमेंट होती है उसको दिखाता है। या सी, इट रिप्रेजेंट्स रोल ऑफ यूएन ऑन अटैक ऑन लेबनान बाय इजराइली फोर्स, यानी ये यूएन के रिप्रेजेंट को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूएन के रोल को जब लेबनान ने इजरायली फोर्स के ऊपर जो है, इजरायली फोर्स ने लेबनान पर अटैक किया था। या नन। तो सी ऑप्शन ठीक है कि जब इजरायली फोर्स ने लेबनान पर अटैक किया था उसके टाइम में यूएन ने जो रिप्रेजेंट किया उसको दर्शाता है। अब हु इज़ द पर्सन बीइंग कमेंटेड इन द अबव पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर नीचे जो पिक्चर दिखाने वाले हैं तो वो पूछ रहे हैं कि हु इज़ द पर्सन बीइंग कमेंटेड इन द अबव पिक्चर, ऊपर के पिक्चर में किसका कमेंट दिया गया है, इसी में ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो द यूएन सेक्रेटरी जनरल, बी द यूएस प्रेसिडेंट, सी रशियन लीडर और डी नन। तो ये जो है सेक्रेटरी जनरल को इंडिकेट करता है कि क्योंकि जब कभी भी वॉर होता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल जो है जाकर उसको रोकने का काम करवाता है, समझाने बुझाने का काम कराता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये आप देख सकते हैं एक फ्लैग दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज दिस लोगो रिप्रेजेंट, ये लोगो किसको रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल प्रोग्रेस, बी इक्विटी इन द वर्ल्ड, सी इट शोज द ग्लोब यानी वर्ल्ड मैप एंड एनसर्कल्ड ऑलिव लीव्स
रिप्रेजेंट पीस, और डी हारमनी अमंगस द पीपल। तो सी इसका ऑप्शन सही है। इट शोज द ग्लोब वर्ल्ड मैप यानी कि, एंड एनसर्कल्ड ऑलिव लीव्स रिप्रेजेंट पीस, ये शांति को दर्शाता है। जो लीव्स हैं, पत्तियाँ इसके अंदर दिखाई गई। ये भी कार्टून बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार बोर्ड के पेपरों में भी पहले भी आ चुका है और यूएन के चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये कह रहे हैं कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर एक पर्सन है जिसके एक हाथ में वॉर दिखाई दे रहा है, दूसरे हाथ में यूएन है। अब ये पूछ रहा है इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर, कि व्हाट डज द यूएन स्टैंड फॉर, यूएन किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ए वॉर, बी कन्फ्लिक्ट, सी पीस और डी आर्म रेस। तो पीस के लिए ये जो है स्टैंड करता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही रहा है बनाने का कि किसी भी कंडीशन में वर्ल्ड के अंदर किसी तरह का वॉर ना हो, और अगर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होता भी है दो देशों के बीच तो उसको दूर कराने का काम यूएन का है। टेस्ट स्टूडेंट्स, अगर फिर मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों तक आगे भी इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, अगर आप लोगों को लगता है कि पेपर के पर्पज़ से, टर्म 1 के पर्पज़ से अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उन तक भी ये पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। द यूएन मोस्ट विजुअल पब्लिक फीचर एंड रिप्रेजेंटेटिव हेड इज़ द, यानी यूएन के जो मोस्ट विजुअल पब्लिक फिगर हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं हेड, वो हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ए, बी सेक्रेटरी जनरल, सी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और डी डिप्टी जनरल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हेड हैं, क्योंकि वही जो है सारे कार्यभारों को देखते हैं यूएन के। उनका काम है कि वो इसको ऐसा प्रिपेयर कराएं, इस तरीके से कराएं कि किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं भी आती है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ जाकर उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कराएँ और सभी कंट्रियों की बातों को भी सुने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आर, ह्यूमन राइट्स के दो एस्पेक्ट्स क्या हैं। ए सोशल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, बी नेचुरल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, सी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और डी नन। तो नेचुरल और लीगल की सभी लोग एक बराबर हैं और लॉ के सामने, कानून के सामने सभी लोग एक बराबर होने चाहिए, किसी के साथ किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, ये द ओरिजिनल मेंबर नेशन दैट साइन द चार्टर ऑफ द यूएन नेशन बैक इन 1945 वर। कितने देशों ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन किया था 1945 में। ए 58, बी 49, सी 45 और डी 51। तो ये बात हमने शुरू में भी की थी, पहले भी बताया, चैप्टर बताते समय भी बताया, स्टोरी बताते समय लाइव क्लास में भी बताया था कि 51 कंट्रियों ने 1945 में इसके चार्टर पर साइन किया था और तब जाकर जो है ये बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ WTO। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है टर्म 1 के अंदर। वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ WTO। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन DC, सी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड और डी न्यूजीलैंड। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WTO का हेड ऑफिस है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन इज। यूएन के टोटल जो ऑर्गन है उनकी संख्या क्या है। A 3, B 4, C 5 और D 6। तो टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो यूएनओ को चलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके अलावा ज़्यादा आप लोगों को एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। और मैं समझता हूँ कि इनमें से कई क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। टर्म 1 में पूछने का तरीका अलग हो सकता है, मेथड अलग हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन जितने भी पॉइंट इस चैप्टर से बनते हैं हमने कोशिश की है कि हम उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करें, उन सभी पॉइंटों को डिस्कस करें।
तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ क्रीज टू बी ऑपरेशनल। ऑपरेशनल किसको माना गया है, किस ऑर्गन को? ए ट्रस्टीशिप काउंसिल, बी सेक्रेटरीट, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ए जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इसका ऑपरेशनल क्रीज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G8 ग्रुप। G8 के बारे में भी हमने शुरू में ही पढ़ा अभी केस स्टडी के अंदर कि कौन कौन से मेंबर हैं उसके। तो इसमें ये नाम देख लेते हैं, फिर पहचान करेंगे कि कौन सा मेंबर जो है G8 का मेंबर नहीं है। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली और डी स्पेन। स्पेन नहीं है क्योंकि जर्मनी, इटली और फ्रांस का नाम G8 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट, यानी जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो कहाँ पर है? ए जिनेवा, बी रोम, सी द हैग्यू और डी वियना। तो हैग्यू में है इसका हेड ऑफिस, वहाँ पर जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन UNCTAD, यानी UNCTAD के ऊपर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है? ए promote international trade with a view to accelerate economic growth of developing countries. B set rules of world trade. C promotes international monetary cooperation and expansion of international trade. और D none of the above. A जो है इसका सही है कि promote international trade with a view to accelerate economic growth of developing countries. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल इज, यानी UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कितने साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनका टर्म कितना है उनके ऑफिस का? ए 3 years, बी 4 years, सी 5 years और डी 6 years। तो ये 5 years के लिए सिलेक्ट होते हैं। हर 5 year के बाद हो सकता है किसी को दोबारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन 5 year का टाइम इनका फिक्स किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है? द फ्रेंच कम्युनिटी, ए द अरब लीग, बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, सी और डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है और ये एक NGO है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये देखने का काम करती है कि दुनिया के सभी लोगों को बेसिक राइट्स जो है मिले होने चाहिए, किसी के साथ इनह्यूमन बिहेवियर ना हो, किसी को भी राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू वर्क, इन अधिकारों से वंचित ना किया जाए, डिप्राइव ना किया जाए। ये देखने का काम एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का है। 1948 में बना था ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और पूरे वर्ल्ड में ये है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 47th क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा, ही पहले भी हमने पढ़ा अभी बच्चों, पहले भी आया था ये क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर चिल्ड्रन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चों के लिए है, काम करता है? तो यूनेस्को, यूनिसेफ, UNHCR और UNHRC। यूनिसेफ मैंने बताया था आपको कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको सही पोषण मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, उनको एजुकेशन फैसिलिटी दिलाने के लिए, उनको अच्छा लिविंग कंडीशंस दिलाने के लिए ये काम करता है। अब 48th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेन्युइन कंटेंडर फॉर बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इन देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो जेन्युइन कंटेंडर है परमानेंट मेंबर बनने का सिक्योरिटी काउंसिल के? ए चाइना, बी फ्रांस, सी इंडिया, डी पाकिस्तान। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था कि थोड़ा सा माइंड का भी यूज़ करेंगे। चाइना ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है, फ्रांस ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है, अब ये पूछ रहा थी कौन जेन्युइन कंटेंडर है परमानेंट मेंबर बनने का। तो हमारे पास बच गए 2 ऑप्शंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान छोटी कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पर ओवरथ्रोन हुआ है, टेररिस्ट मूवमेंट ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, ऐसी कंट्री को जल्दी परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल सकती। इंडिया है,
जिसको जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, बट एक ही नेगेटिव पॉइंट इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप में आता है कि उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ, जितनी भी नेबरिंग कंट्रियां हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। अगर ये भी क्राइटेरिया पूरा हो तो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलने में आसानी हो सकती थी। तो इंडिया है इसका सही आंसर सी, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेंटली इन 2016 UN पीस कीपिंग ऑपरेशन आर, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, पहले भी आ गया था ये क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ है। A17, B16, C15 एंड D14, यानी 2016 के अंदर कितनी जगहों पर UN ने पीस कीपिंग ऑपरेशन को चलाया है। तो 16 प्लेसेस हैं, 16 पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है UN के द्वारा 2016 में चलाए गए थे। नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको सही ऑर्डर में लगाना कि कौन सा पहले हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद क्या हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, A, B याल्टा कॉन्फ्रेंस, C अटलांटिक चार्टर और D इंडिया ज्वाइंस द UN, इंडिया ने ज्वाइन किया UN को। तो सबसे पहले हुआ था अटलांटिक चार्टर, यानी जो कि UN का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, सबसे पहले वो बना। फिर दूसरे नंबर पर B यानी याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ। तीसरे नंबर पर D यानी इंडिया ने ज्वाइन किया 1947 में, और 48 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसलिए B वाला कॉम्बिनेशन CBDA, ये कॉम्बिनेशन इसका ठीक है। नेक्स्ट भी अरेंजमेंट वाला है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे, अरेंज करेंगे, ये देखकर कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट, यानी बनने के आधार पर उसको सही क्रम में लगाना है। द WTO, B एमनेस्टी इंटरनेशनल, C लीग ऑफ नेशन और D वर्ल्ड बैंक। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले लीग ऑफ नेशन 1920 में था, तो इसीलिए सबसे पहले C, फिर दूसरे नंबर पे है D यानी वर्ल्ड बैंक बना, उसके बाद WTO बना, और सबसे लास्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसलिए A ऑप्शन इसका ठीक है। अब असर्शन एंड रीजनिंग रीजन्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। असर्शन में आ रहा है द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। रीजन है द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा बोथ A एंड R आर ट्रू, यानी ऊपर की जो दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है, एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। R जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है A का। B कहता है बोथ A एंड R आर ट्रू, बोथ दोनों जो है A और R ठीक है, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। लेकिन R जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि कोलैप्स नहीं हुआ था, कोलैप्स तो USSR 1991 में हुआ था, तो इसीलिए B ऑप्शन इसका ठीक है। वैसे C ऑप्शन में था कि A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, और D है A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। तो B वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं असर्शन का। यह है कि US एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इम्प्रूवमेंट इन द UN's बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, और रीज़न है इसका द UN कंसिस्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। अब ये कह रहा बोथ A एंड R आर इंडिविजुअली ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बोथ A एंड R आर इंडिविजुअली ट्रू बट R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, A इज़ फॉल्स पर R इज़ ट्रू। तो इसका A ऑप्शन सही है बच्चों, कि बोथ A और R जो है अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन R जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। बिल्कुल ठीक है। रीज़न है चार्टर गेव द परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज पोजीशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, यानी चार्टर ने जो है परमानेंट मेंबरों को ये प्रिविलेज दिया है, ये पोजीशन दी है कि वो जो है स्टेबिलिटी लाए पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यही पूछ रहा है फिर से। तो बोथ A एंड R आर ट्रू, A और R दोनों ठीक हैं, एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। B बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A।
सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि बोथ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का। ए की स्टेटमेंट को प्रूव करने वाला आर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स आपको असर्शन और रीज़न के, और ये ही थोड़े अलग हैं इस बार के इसमें, तो इसीलिए इन क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है आपको। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। We should keep in the mind that the members of UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965। यानी जो we should keep in the mind, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि membership of UN Security Council has expanded from 11 to 15, कि उसका membership बढ़ाई गई थी 11 से 15 1965 में। रीज़न था कि UN जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब इसके जो मेंबर थे वो डेवलपिंग कंट्रियाँ थी, यानी बढ़ती उभरती शक्ति थी। ये कह रहा बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, यानी ए और आर दोनों जो है वो सही हैं, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का। बी कह रहा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी कह रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, एंड डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, सही एक्सप्लेनेशन है ए का। एक और असर्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA was created in 1957, और IAEA teams did not inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian factors are not being used for military purpose। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बोथ ए और आर जो है ठीक हैं, और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कहता है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और डी है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, लेकिन ए ठीक है, आर जो है वो गलत है, इसलिए ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स वाला ऑप्शन ठीक होगा। एक और क्वेश्चन है द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत बड़ा डिस्कशन चलता है सिक्योरिटी काउंसिल के कामों पर। रीज़न है कि द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 कंट्रीज़, और ये यूएनओ जो है वो बना था 51 लोगों के चार्टर पर साइन करने के बाद। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इन स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों सही हैं, आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का। बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है कि दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है दोनों पॉइंटों का। ये बिल्कुल ठीक आंसर है बी। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कि यूएन क्रिएटेड फॉर पीसफुल बिल्डिंग कमीशन। यूएन क्रिएटेड फॉर पीसफुल बिल्डिंग कमीशन, रीज़न है टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर्स। रीज़न देख लेते हैं इसके। ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का। बी कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ए ऑप्शन ठीक है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह सही हैं, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आपके टर्म 1 में देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन असर्शन और रीज़न के बनते हैं वो भी आप लोगों को रिवाइज करवाए जाएं, ताकि आप लोग ईजिली इनको प्रिपेयर कर सकें, और जब टर्म 1 का पेपर आए पॉलिटिकल साइंस का, तो आप लोग उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हों।
चलिए देखते हैं क्या है ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीज़न क्या है? इट सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए इस्टेब्लिश हुआ है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है। अब देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का। बी कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों ठीक है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी कहता है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। और डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए सही है, आर गलत है। तो ए वाला पॉइंट आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसके अंदर, ओनली द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पोसेस द वीटो पावर। केवल परमानेंट मेंबरों को वीटो पावर है। रीज़न है, वन वीटो कैन इंस्टॉल अ सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। यानी ये एक भी वीटो पावर जो है उसके कामों को रोक सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए आप ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। ए क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ए वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है असर्शंस है इसके अंदर कि ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज़ आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट होते हैं मेन ऑर्गन्स के द्वारा, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं पूरी दुनिया में फैले हुए। रीज़न है इसका, द मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ द ऑल अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। तो दूसरा थोड़ा गलत लग रहा है, तो इसीलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का, ये कह रहा है। बी है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। दोनों ही गलत हैं, ए और आर। सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो दोनों गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ कि लगभग जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर 3 से, दैट मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं, यूएनओ से बनते हैं, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑर्गन्स, वो सभी क्वेश्चन हमने अपनी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चनों तक सीमित रहें। आप लोगों को बुक भी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की जितनी भी एनसीईआरटी के बुक में जितनी भी लाइनें इस चैप्टर में दी हुई हैं उनको भी अच्छे से कवर करें। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इसमें मिस हो गया हो या कुछ पॉइंट मिस हो गए हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार अपील आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये सभी क्वेश्चन आपके काम के हैं और हमने आपको सही क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक और भी जितनी वीडियोस हैं और जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इन क्वेश्चनों का फ़ायदा हो सके, उन लोगों को भी पेपरों में मदद मिल सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 फ्रॉम द सेकेंड बुक एंड टोटल 4th चैप्टर फ्रॉम आवर 6 चैप्टर्स ऑफ टर्म 1। यानी टर्म 1 के 4 चैप्टरों में और 6 चैप्टरों में से चौथा चैप्टर है। और वैसे अगर हम देखें तो ये दूसरी बुक का हमारा पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स, यानी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सबसे पहले इसमें एसर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। पहला है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट्स है, एसर्शन एंड रीजन। आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। इनके सही आंसरों को बताना है। ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इस तरह का होगा, ये डायरेक्ट आंसर दिए हुए हैं इसके लिए।
इनको थोड़ा सा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं इनके अलावा क्वेश्चनों की तरफ। असर्शन वाले एक साथ ये आप देख लेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको चला देता हूँ साथ साथ, ताकि बाद में आप आंसरों को इसमें क्लिक कर लें। यहाँ से है ये पहला असर्शन, पढ़ देता हूँ, बाद में आंसर आप नीचे मैच कर लेंगे। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री प्रूव्ड एवरीवन्स रोस्ट टीयर, दीज वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। रीज़न है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। दूसरा है इसमें देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ uniform Muslim majority areas in the British India. There were two areas of concentration, one is the west and in the east. Reason है not all Muslim majority areas wanted to join the Pakistan. तीसरा assertion है कि writers, poets and filmmakers in India and Pakistan have often used the phrase division of herds to describe partition. Reason है इसका Muslim League put forward the two nation theory that British did not consist of one but two people. असर्शन है फिर द रूलर ऑफ त्रावणकोर डिसाइडेड टू रिमेन द इंडिपेंडेंट एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। रीजन इसका विद द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली रूल्स ऑल्सो केम टू एन एंड। असर्शन अगला इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 14 सीट्स एंड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बाय द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1956। रीजन है द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविडेंस हैज हेल्प्ड अ लॉट इन इंस्टिलिंग द फीलिंग्स ऑफ रीजनलिज्म इन द इंडियन पब्लिक। Assertion है Nehru believing in secularism supported the declaration of India as a secular state. A secularist state means that the state will not have any religion of its own and will treat all religion equally. Reason है Nehru believed that a strong nation can be built by making India a secular state. नेक्स्ट असर्शन है सेवंथ हमारा द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल एमर्ज्ड एज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया। रीजन है सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। असर्शन नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। रीजन है पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नाइन्थ असर्शन है प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। और रीजन है सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। फिर नेक्स्ट असर्शन है कि नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज नेशन बिल्डिंग हैड क्लियरली स्पेसिफाइड दैट इंडिया वॉज नॉट अ mere geographical or historical entity. According to him, India had a unique capability by synthesize aligned culture and this had been the secret of India's unity in diversity. Reason था in the 21st century the whole world has woken up to the facet of its diversity. Selfish and petty politicians have showed seeds of disintegration by using ethnic, linguistic and cultural factors for narrow political gains. अब इसके ए का बी, दूसरे का सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सेवन्थ का ए, एट्थ का बी, नाइन्थ का बी और 10th का बी। बी का मतलब ये था बच्चों, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, दिखा दूं, और ए का मीन्स क्या था पहले आगे बढ़ने से पहले। इसमें था कि ए का मीन्स ये है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी का मतलब ये है कि बोथ ए एंड आर ट्रू लेकिन आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो उसी आधार पर जितने हमने पढ़े उनमें से पहले का बी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सेवन्थ का ए, 8th का बी, 9th का बी, 10th का बी, ये आंसर है। अब आते हैं केस बेस्ड स्टडी के ऊपर। पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द 3 स्टेट्स। पटेल को 3 स्टेटों के इंटीग्रेशन में बड़ी दिक्कतें आई, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडियन फोर्सेज कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद इंडिया, कीपिंग well versed with Pakistan's intention from Jinnah's division two nation theory. Sardar Patel's opinion on Kashmir was different from the other leaders. Like Hyderabad, he also wanted Kashmir's integration with India through military operation.
but due to political decision of some prominent leaders, Sardar could not succeed in integration Kashmir fully with India, which later turned into a major historical blunder for the country. However, Sardar will ever remain as an outstanding leader who combined himself the features of the true nationalist, catalyst, and realistic, popularly criticized as NCR in Indian political history. अब इसमें आता है कि इन विच फॉर्म सरदार पटेल इज़ नॉन एज, तो ऊपर की लाइनों में भी आपको NCR दिखाई दे रहा है, वही इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट। VCR, NCR, MCR या NRC, तो NCR के तौर पर उनको जाना जाता था। दूसरा, विच स्टेट ऑफ इंडिया कुड नॉट यूनिफाइड ड्यू टू सम मेजर लीडर शॉर्ट सिग्निफाइड पॉलिटिकल डिसीजन, कौन सा स्टेट नहीं शामिल हो पाया था इंडिया में कुछ लीडरों के आपस में मेल जोल ना होने के कारण? मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। कश्मीर के बारे में था कि वो जो है शामिल नहीं हो पाया था। अब है इन विच स्टेट सरदार पटेल हैड टू फेस चैलेंजेस टू यूनिट एंड विद इंडियन यूनियन, किन स्टेटों को भारत में शामिल करने में दिक्कत आई थी पटेल को? ए हैदराबाद, बी हैदराबाद, मणिपुर, गोवा, बी हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, सी गोवा, पौंडीचेरी एंड जूनागढ़, और डी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, इनको शामिल करने में सरदार पटेल को काफ़ी दिक्कतें आई थी। नेक्स्ट, सरदार पटेल वॉज अ ब्लैंक नेशनलिस्ट, चेंजर, रियलिस्टिक, ऑल द अबव। तो सभी थे, नेशनलिस्ट भी थे, चेंजर भी थे, रियलिस्टिक भी थे, तो इसलिए ऑल द अबव इसका सही आंसर होगा। इन द मैटर ऑफ विच स्टेट इंडिया कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक, किस स्टेट के मामले में इंडिया ने ब्लंडर मिस्टेक किया था? अभी बात हुई थी ऊपर पैसेज में केस स्टडी के अंदर। कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, गोवा। तो कश्मीर के मामले में था, क्योंकि सरदार पटेल की राय जो है औरों के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। बाकी के लीडरों ने कहा कि वहाँ के लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो है काम किया जाना चाहिए। जबकि सरदार पटेल का कहना ये था कि जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर मिलिट्री फोर्सेस भेजकर मिलिट्री के पावर से हमने हैदराबाद को भारत में यूनियन में शामिल किया, ठीक उसी तरीके से हमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लेना चाहिए। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के मामले में जो है ब्लंडर मिस्टेक थी वहाँ के स्टेट के अकॉर्डिंग जो है। अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। Most important is that with linguistic state permissions was given to doctrine of diversity. When we say that India has adopted democracy, there its broader meaning is Indian democracy. Democracy was chosen for recognizing diversities and accepting them. Besides, we also have to accept that in diversities there might be conflict in them. In other words, democracy in India is related to ideas, life method and their मल्टीप्लिसिटी। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि विद विच डेमोक्रेसी इज अलाइंड, यानी डेमोक्रेसी किससे जुड़ा हुआ है? एन आइडिया ऑफ लाइफ मेथड, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, नन ऑफ एबव। तो फर्स्ट का आंसर जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें ए है। ए मीन्स सबसे पहला एन आइडिया ऑफ लाइफ मेथड, लाइफ मेथड से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चूजिंग डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को चुनने का मतलब क्या है? टू रिकॉग्नाइज यूनिटी एंड एक्सेप्टिंग इट, यानी यूनिटी को समझना और एक्सेप्ट करना। टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड नॉट एक्सेप्टिंग इट। टू रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टिंग इट, ये वाला सही है क्योंकि अभी पैसेज के अंदर भी आया। एंड ऑल द अबव। टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टिंग इट, ये सी है दूसरे का आंसर, ये देख सकते हैं। थर्ड में आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन विच प्रिंसिपल वाज परमिटेड? यूनिटी, डाइवर्सिटी, कल्चर और सिविलाइजेशन। तो कल्चर को महत्व दिया गया था भाषाई एकता के लिए। इन डाइवर्सिटी देयर में भी म्यूचुअल, यानी डाइवर्सिटी के अंदर भी क्या होना चाहिए? म्यूचुअल जो है। प्रोटेस्ट, सपोर्ट, वार, नन ऑफ एबव। तो बी यानी कि सपोर्ट होना चाहिए, डाइवर्सिटी के अंदर भी एक दूसरे की सपोर्ट की जानी चाहिए। पांचवा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विल ऑफ द पीपल? लोगों की इच्छा से क्या मतलब है? ए डेमोक्रेसी, बी ऑटोक्रेसी, सी मोनार्की, नन ऑफ द अबव। तो लोगों की इच्छा का मतलब ही डेमोक्रेसी होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मीन्स है टू द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो इसीलिए सही मीनिंग जो है वो यही है कि डेमोक्रेसी का मीन्स होता है जनता का शासन, जनता के लिए
किया जाने वाला शासन। तो ये सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ ही, जो कि सेकंड बुक का है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी इसमें से बचे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि जितने क्वेश्चंस हमने अपनी इस वीडियो के अंदर कवर किया है, आप अगर इन सभी क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेते हैं, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी आप कोशिश करते हैं और एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ लेते हैं एक बार, तो मैं समझता हूं कि आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने से टर्म 1 में नहीं रोका जा सकता और आपका एक बेटर रिजल्ट होगा। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि टर्म 1 की जो मार्किंग है वो आपकी जुड़ेगी और ये आपके 12th के रिजल्ट को डिसाइड करेगी। फाइनल टर्म अभी बाकी है, फाइनल टर्म भी होना है, लेकिन टर्म 1 की मार्किंग की वेटेज भी है, तो इसीलिए इसको हल्के में ना लें, सही तरीके से प्रिपेयर करें और अच्छे नंबर लाएं अपने टर्म 1 के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।